मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। आप सब लोगों को दिखाई दिया होगा, गंदगी कौन साफ कर रहे हैं। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है, तो अब अखिलेश जी को लग रहा है कि कहीं सनातन एकजुट होकर के उनके इस पीडीए के एजेंडे को कमजोर कर रहा है। 27 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। जो महाकुंभ के इर्द गिर्द घूम रही है। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन सियासत खत्म नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने महाकुंभ के दौरान कई विवादित बयान दिए, जिसके जवाब में बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को सनातन विरोधी बताया। अब समाजवादी पार्टी अपनी उस छवि को सुधारने की तैयारी कर रही है। खबर है कि समाजवादी पार्टी एक किताब और एक फिल्म तैयार कर रही है, जिसमें उन कामों का ब्यौरा होगा जो महाकुंभ के दौरान पार्टी की तरफ से किए गए थे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साध लिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह और मयंक मिश्रा जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी से विजय शर्मा होंगे, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, आरएलडी से मलूक नागर और कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भले ही मानव इतिहास के सबसे बड़े आयोजन का आधिकारिक समापन हो गया हो, लेकिन इसको लेकर पहले दिन से हो रही सियासत अब भी जारी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करते हैं और आपने कल देख ही लिया है। पहले तो कह रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं, गंदगी नहीं, वो नहीं। कल देखिए, आप सब लोगों को दिखाई दिया होगा, गंदगी कौन साफ कर रहे थे। 27 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। उसकी नाव में बड़ा सा छेद है। उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। महाकुंभ पर सियासत की वजह समझिए। 45 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई, तो पीएम मोदी ने इसे एकता का महायज्ञ बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगते हैं, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। सीएम योगी ने कहा, अब सनातन की ध्वजा कभी झुकने वाली नहीं है। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। तो क्या महाकुंभ में आए सनातनियों के हुजूम और मोदी योगी की हुंकार ने इस बात का उद्घोष कर दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ने वाली है? शायद हाँ। तभी अखिलेश 26 जनवरी को ही डुबकी लगा आए थे, वो भी एक दो बार नहीं, पूरे 11 बार। और अब समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ पर किताब छपवाने और फिल्म की तैयारी की है। उस किताब में उन सभी कामों का ब्यौरा होगा जो समाजवादी पार्टी की ओर से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए गए। अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी कुंभ को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। महाकुंभ बुलेटिन बाकायदा जारी करके अफवाहें फैलाने में अखिलेश यादव जी पहले से ही लगे हुए थे। लेकिन अब जब कुंभ में आशातीत सफलताएं हुई है, 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है, तो अब अखिलेश जी को लग रहा है कि कहीं सनातन एकजुट होकर के उनके इस पीडीए के एजेंडे को कमजोर कर रहा है। तो अब वो कुंभ का श्रेय लेने के लिए फिल्म बनवा रहे हैं। कुंभ में उन्होंने क्या योगदान किया है, इसको बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके पाप छुपेंगे नहीं। आपने कुंभ को लेकर के जो अफवाहें फैलाई हैं, जो नकारात्मकता फैलाई है, इसको लोग भूलने वाले नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं और हादसे पर लगातार सवाल उठाए, योगी सरकार को घेरा। महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के हर वार पर पलटवार किया कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। महाकुंभ की सियासी महिमा देखिए कि समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश के करीबी आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा सवाल बस इतना है, आपका कुंभ आना या ना आना आपकी निजी आस्था हो सकती है, पर कुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं का मजाक बनाकर आखिर आपकी पार्टी ने क्या हासिल कर लिया? सही मायने में राहुल गांधी जी मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत हैं, जिनके दम पर मोदी राज कर रहे हैं, जिसने अपनी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दिन प्रतिदिन सिर्फ भाजपा को मजबूत किया। कुंभ के प्रचंड हिंदू चेतना को देख करके सारे विपक्षी दल घबरा गए। इंडी गठबंधन के सारे घटक दलों ने हर प्रकार के यत्न किए कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जा सके, नकारात्मकता फैलाई जा सके, अफवाहें फैलाई जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको गरीबी उन्मूलन का केंद्र बताने का प्रयास कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा कुंभ बुलेटिन जारी किया। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बता रही थी। सबने मिलकर के कुंभ को लानत भेजी, लेकिन अखिलेश यादव जी चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। अब अखिलेश जी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल और प्रियंका आखिरकार कुंभ में डुबकी लगाने क्यों नहीं गए? ये इंडी गठबंधन की एकता छिन्न भिन्न हो गई है। 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की चुनौती दोगुनी है। बीजेपी के सनातन एकता वाले एजेंडे की काट और कांग्रेस के सनातन विरोधी छवि का जवाब ढूंढना है। मुकाबला में आज का सवाल है, महाकुंभ की जबरदस्त कामयाबी ने किसको परेशान कर दिया है? क्या सनातन विरोधी होने के आरोपों ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है? महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताकर भाजपा क्या संदेश दे रही है? क्या महाकुंभ ने योगी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर साबित कर दिया है? मैं सबसे पहले प्रियंका गुप्ता के पास जाऊंगी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका, समाजवादी पार्टी आपसे क्यों नाराज हो गई? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान है तो उस पर मैं जवाब देना पसंद करूंगी। अगर किसी की व्यक्तिगत राय है तो उस पर जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। जी, देखिए मारिया जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे होंगे, उनसे पूछ लिया अगर उनकी पार्टी का यह ऑफिशियल बयान है, क्योंकि मैं जहां तक बयान सुनती चली आ रही हूँ, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो बयान है, वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है और गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी में जो आईपी सिंह है उनका कद ज्यादा बड़ा है और अखिलेश जी का कद जो है, मुझे लग रहा है कि अगर कोई पार्टी में कोई राष्ट्रीय अगर महाकुंभ में क्यों नहीं गए? रायबरेली तो गए, लेकिन महाकुंभ में क्यों नहीं जा पाए? मारिया जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उनका पूरा प्लान था जाने का, परंतु वो पोस्टपोन करना पड़ा। जिस तरह की अव्यवस्थाएं पूरी तरीके से वहां पर मौजूद थी, और वहां पर सबसे बड़ी ये चीज है कि हम
राहुल गांधी जी अगर वहां पर जाते तो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब भी जाते। जरूरी है कि उनको प्रोटोकॉल मिलता ही मिलता क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। जी। तो इन सारी चीजों से आम जनता, आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इन सारी चीजों के मद्देनजर ये प्लान पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया। तो पर मैं ये जब बात जब जरूर कहना जब चाहूंगी, इतने सारे मुख्यमंत्री गए, आपकी पार्टी के बहुत सारे सदस्य गए, प्रधानमंत्री गए, होम मिनिस्टर गए, तो उन लोगों के लिए मारिया जी, फिर प्रोटोकॉल तो नहीं दिया सवाल ही गया। नहीं उठना चाहिए ना। मारिया जी, फिर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए जब हमारी पार्टी के सारे लोग गए तो और राहुल उसके गांधी बाद क्यों नहीं आप, गए? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। मुझे लगता है कि मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया और मुझे ये नहीं पूछने की जरूरत है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को कुंभ जाने का पूरी तरीके से, क्या वो अगर कुंभ नहीं जाएंगे तो क्या साबित ठीक है, करना चाह रहे चलिए, हैं आप अगर लोग? राहुल गांधी कुंभ में नहीं गए तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं संजय जी? मारिया जी, प्रियंका जी ने बड़ा थॉटफुल बातें कही हैं। एक तो कि राहुल गांधी जी बहुत थॉटफुली वहाँ नहीं गए क्योंकि उनके जाने से अव्यवस्था, एक तो वहाँ कानून की व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, या तो कुव्यवस्था के कारण वो नहीं गए। उनको लगता है कोट एंड कोट की अव्यवस्था का एक माहौल था और जो 65 करोड़ लोग गए उनके लिए व्यवस्था का माहौल था। एक निश्चित रूप से एक दुखद घटना वहाँ पे हुई थी। दूसरी चीज़ वो कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर जाते तो प्रोटोकॉल का इशू होता और अनेक अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस के जाते। राहुल जी इसके पहले मुझे लगता है कि कह चुकी है कांग्रेस पार्टी कि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और अनन्य शिव भक्त हैं। ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है और राहुल गांधी जी का भी अपना बयान है। तो इसमें एक विरोधाभास है। दूसरा, जो कांग्रेस के साथ और जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, देखिए एक आपको दूरी दिख रही है लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव दिल्ली आते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हैं। अखिलेश से मतलब वो कांग्रेस के खिलाफ भी प्रचार कर रहे थे और भाजपा के खिलाफ भी प्रचार कर रहे थे। वहाँ 10 बाई इलेक्शन होते हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी टके का ना कह देती है कांग्रेस पार्टी को। आगे क्या होगा? एक इशू जो इसके पूरे उसमें निकल करके आ रहा है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा और जो रिपोर्ट चलाई उसमें कहा, एक माहौल ये है इस समय देश में, एक बड़ा तबका अगर 65 करोड़ लोग गए हैं जो आधिकारिक फिगर है, तो उसमें समझिए कि 40% या 35% देश की जनता वहाँ जा चुकी है। और उसके साथ जो कनेक्टिविटी है, जो पीएम ने कल अपने उसमें ब्लॉग में भी लिखा है कि जितने लोग गए हैं वो वहाँ से गंगा जल लेकर के आए, या जो नहीं जा सके वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, पर्टिकुलरली यूथ का, वो एस्पेक्ट देखते हुए समाजवादी पार्टी जो करी, शायद कोई प्रैग्मेटिक पार्टी को करना चाहिए कि आप अपने तरफ से अभी तक जिस चीज़ पे आप कटाक्ष कर रहे थे कई बार, बार बार, और अन्य कई लोग वो कर रहे थे, उसके बारे में उसको छोड़ करके आपको लगता है कि मेरे खिलाफ एक निगेटिविटी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, तो आप अपने प्रयासों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ आपको हिंदू और हिंदुत्व वो वोट का निगेटिव खामियाजा न भुगतना पड़े। एक चीज़ जरूर हुई है कि ये जो रिसर्जेंस हुआ है इसमें योगी का भी, आपके जो तमाम सवाल थे उसमें कई सवाल का सीधा सीधा जवाब हाँ है, जो आपने सवाल अपने निकाले उसमें योगी और मोदी और 10 साल में जो एक हिंदू फीलिंग्स का, जो कल्चरल थॉट्स का रिसर्जेंस हुआ है, उसका एक मैनिफेस्टेशन हमने यहाँ पे देखा है। मयंक जी, मैं आपसे ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगी कि यूपी में चुनाव 2027 में, उससे पहले इस साल के आखिर में बिहार का चुनाव है, नेक्स्ट ईयर तमिलनाडु और बहुत सारे स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें अभी वक्त है। तो क्या ये जो सेंटिमेंट है योगी के फेवर में, ये ऑर्गेनाइज करने के बाद वो उस वक्त तक कैरी फॉरवर्ड रहेगा? ये उससे पहले हम जान लेते हैं, इन्होंने जो कहा उसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, उसके बाद फिर इस मसले पे आएंगे। कांग्रेस का धर्म के मसले पे, न्यू कांग्रेस का, ओल्ड कांग्रेस का नहीं था, गांधी के कांग्रेस, महात्मा गांधी के कांग्रेस का कभी कन्फ्यूजन नहीं था धर्म के प्रति। न्यू कांग्रेस जो है, आप राजीव गांधी से देखिए ऑनवर्ड्स, उसके बाद से अनीज रहा है धर्म के मसले पे। और एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट भी जो आई थी उसमें भी कहा गया कि आप का जो रिलीजन पे स्टैंड है वो कंफ्यूजिंग सिग्नल देता है, और इसी के चलते आपको 2014 में इतनी बड़ी हार मिली। उसके बाद से भी इन्होंने ये एक्सट्रीम जाते रहते हैं, कभी एकदम से जनेऊधारी हो जाते हैं, कभी एकदम से दूरी बनाने के लिए, जैसे अयोध्या के फंक्शन में इन्होंने दूरी बना ली, उसके बाद से कुंभ में इनका स्टैंड जो था थोड़ा बैफलिंग था। बैफलिंग इन द सेंस कि सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है ये कुंभ जो है, वो आप
धर्म से हट के इसको सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट के रूप में देखिए। इतना बड़ा मास गैदरिंग अगर हो रहा हो तो उसका रिलीजन तो है ही, वो आगे बढ़कर के देखना पड़ेगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। विजय शर्मा जी, मेरा इस मुकाबले में 4 सवाल है, उसमें एक सवाल ये भी है, क्या महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बता करके भाजपा क्या संदेश देना चाह रही है? तो आप उस संदेश का मतलब समझा दीजिए। देखिए मारिया जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, लिंग सबसे ऊपर उठ कर है। यहाँ आपने देखा होगा हर मजहब के, संप्रदाय के सबको व्यापार मिला, सब लोगों ने डुबकी लगाई। 70 देशों से ज़्यादा देशों के जो यहाँ एम्बेसडर थे या उच्चायुक्त थे उन्होंने डुबकी लगाई। तीर्थयात्री आए वहाँ से, विभिन्न देशों से, चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो। तो ये एकता का संदेश देता है और सनातन को दिखाता है कि सनातन किस तरह से इन सब चीज़ों से परे है। लेकिन आपने जिस तरह से अभी पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने किस तरह से एक बड़ी ओछी बात की कि वहाँ पे अव्यवस्था थी। भाई अव्यवस्था थी तो तुम्हारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी वो तो कह रहे थे बड़े अच्छे इंतजाम थे। फिर आपके हिमाचल के चीफ मिनिस्टर क्यों गए, दिग्विजय जी क्यों गए, सचिन पायलट क्यों गए, नकुल नाथ जी क्यों गए, ये सारे नेता गए आपके। वो किस लिए गए फिर? क्योंकि राहुल गांधी जी बेसिकली वो चुनावी हिंदू हैं, उनको सनातन से एक किस्म से बड़ी नफरत है, क्योंकि वो कहते हैं मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं, ये उनका है। भगवा आतंकवाद उन्होंने गढ़ा था, तो उनकी जो सोच है वो दिखाई दे गई, उनको बहाना चाहिए था। और प्रोटोकॉल की बातें करते हैं, अरे जहां धर्म की, जहां डुबकी लगाने की, वहां प्रोटोकॉल किस बात का है भाई? आपकी जो VIP मानसिकता है वो अभी दूर नहीं हुई है इनकी, इनको हर जगह वो प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये तो भी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल दिया टीवी के ऊपर ही कि उन्हें ये था कि प्रोटोकॉल नहीं मिलता शायद। उनका जो पॉइंट है वो तो वैलिड है ना प्रियंका गुप्ता जी। अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले प्रियंका गुप्ता। अरे भाई ये शर्मा जी से पूछे कि 400 लोगों को प्रोटोकॉल दिया ना इन्होंने, क्यों दिया? किसने कहा था इन्हें प्रोटोकॉल देने के लिए? ये तो कह रहे थे नहीं 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 हम तो कोई प्रोटोकॉल नहीं देंगे, हमारे भगवान के दरबार में तो सभी बराबर है। फिर क्यों आपकी ये गाड़ियां हुटर बजाती हुई निकलती चली जा रही थी और लोगों को रोक रही थी? क्यों नहीं आपने रास्ता दिया लोगों को? कैसे आपके कारण, आपके रहते हुए, आपके पूरी तरीके से स्टाफ के रहते हुए भगदड़ हो गई? कैसे वहां पर लोग मर गए? इन सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। इन सवालों के जवाब से आप भाग नहीं सकते। आप किसी को कुछ भी बोलिए, चाहे आप किसी को सुअर बोलिए, चाहे आप किसी को गिद्ध बोलिए, पर ये इस सवाल का जवाब देते जाइए कि वहां पर महिलाओं की जो फोटो खींची गई उसको अब बेचा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है सुअर और कौन है गिद्ध? आप बता के जाइएगा और जवाब देकर जाइएगा कि वहां पर किलोमीटर जो लंबा जाम लगा रहा, उसके जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पीने के लिए नहीं था, लोग किलोमीटर पैदल चल रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई उसमें 17 लोगों की जान हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपको आपके अंदर कोई शर्म है तो कम से कम एक दो शब्द उसके लिए सुन लीजिए। आपके अंदर आप रिपीट कर रहे हैं, आप बार-बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सुन लीजिए। आप रिपीट कर रही हैं प्रियंका जी, अब जरा भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनिए। आपका हाँ आपका हो गया, बार-बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए राहुल गांधी जी कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, प्रियंका जी, इसके अलावा कुछ है इनके पास बताने के लिए? देश में नौकरियां नहीं है, 100 करोड़ लोग सिर्फ फिर से नौकरी की बात कर रही है। जब महाकुंभ की बात होती है नौकरी पे आ जाते हैं आप लोग। अरे क्यों नहीं आ जाएंगे भाई नौकरी? नहीं, क्योंकि मैडम सुनिए, वहाँ पर नौकरी भी जनरेट हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है। कुछ भी बोलने के लिए मत बोलिए। चलिए भाजपा के प्रवक्ता को सुना जाए। विजय शर्मा जी। जी देखिए खड़गे जी ने क्या बोला था कुंभ के बारे में, बता दीजिए जरा। जो सनातन को कहते हैं कि कीड़े की तरह मसल दो, वो आपके सहयोगी पार्टी है ना। आपका क्या स्टैंड है बताइए। आप भगवा आतंकवाद के बारे में आपका क्या स्टैंड है बताइए। आप मृत्यु कुंभ जो कहते हैं उनके बारे में क्या आपका स्टैंड है बताइए। आप प्रोटोकॉल की बात करते हो, आपको किसने इनकार किया था? अगर प्रोटोकॉल वहां सबको मिलता तो आपको भी मिलता।
अरे आपको ऑफिशियली किसी ने लेटर भेजा क्या? आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा? आप गए क्या? जाने की कोशिश की क्या? भगदड़ में उनके लिए 2 शब्द हैं। आप मुझे बताइए प्रियंका जी, जवाब दीजिए ना। आपको आप गरीब विरोधी हो, दलित विरोधी हो, आपको पता है वहाँ 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। सिंह का जो बयान आया है वहाँ पे और उसके राहुल गांधी क्यों नहीं गए, जो उन्होंने सवाल उठाया है 30 क्या करोड़ वो से पार्टी ज्यादा का तो ऑफिशियल चंदन के टीके स्टेटमेंट लगे हैं है? वहाँ पे। अनुराग प्रियंका जी, आपको उनसे नफरत है? मैं बोलूं? हाँ। नफरत तो आपको इस देश की गरीब जनता से है। अब सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे? आईपी सिंह ने जो बोला कि राहुल गांधी एलओपी है, देखिए बयान चल रहा है टीवी पर। देखिए, इन सब बयानों की समाजवादी पार्टी कोई इंडोर्स नहीं कर सकती, किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो महाकुंभ हुआ, मेरा सवाल यह है कि इस देश में महाकुंभ पहले भी हुए थे, 2013 में भी हुआ, अभी भी हुआ और आने वाले दिनों में भी होगा। ये जो कुंभ है ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है और लोग सनातनी इसको धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस महापर्व से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी इस बार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑर्गेनाइज हुआ, उसके पहले हमारी सरकार थी 2013 में, हमारी सरकार में ऑर्गेनाइज हुआ। अब सवाल यह है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका नाम, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता है संजय निषाद जी, संजय निषाद ने कहा जब वहां 30 लोगों की मौत हुई तो कहते छोटी मोटी घटनाएं बड़े प्रोग्राम में हो जाती है। क्या 30 सनातनियों की मरना छोटी मोटी घटना है? इसमें ये क्या जवाब देंगे? मंत्री का इस्तीफा लिया, भगदड़ में 18 लोग की मौतें हुई तो जितिन राम मांझी जी कहते हैं, जो इनके मंत्री हैं सहयोगी दल के, कि भाई वहां क्यों गए थे, क्यों भीड़ लगा रहे थे? इसके मतलब कि 18 लोगों की मौत हो जाना, क्यों गए थे, किस लिए गए थे? ये जिम्मेदारी रेल मंत्री की थी, तो रेल मंत्रालय का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर वहां संजय निषाद इतनी घटिया बातें करते तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? दूसरी बात, एक किताब आएगी और एक फिल्म बनेगी। मेरी बात सुनिए, मुझे बता दीजिए। नहीं, ये सवाल मलूक नागर के भी दिमाग में चल रहा है कि फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुंभ उन्होंने राजनीतिक डुबकी लगाते हैं, हम आस्था की डुबकी लगाते हैं। जब हम आस्था की डुबकी लगाते हैं तो हमको सिर्फ प्रभु दिखाई पड़ते हैं, उसमें कोई राजनीति दिखाई नहीं पड़ती है। इनको उसमें पिक्चर दिखाई पड़ती है, मूवी दिखाई पड़ती है, वोट बैंक दिखाई पड़ता है। सुन तो लीजिए ना, मूवी दिखाई पड़ती है, वोट बैंक दिखाई पड़ता है, क्या क्या दिखाई पड़ता है? हमें सिर्फ आस्था दिखाई पड़ती है, प्रभु दिखाई पड़ती है। माँ गंगा की गोदी में जब संगम में स्नान करते हैं तो हमें सिर्फ इतना दिखाई पड़ता है कि हम प्रभु के बहुत करीब हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं और आप लोगों के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं, हमें ये दिखाई पड़ता है। इनको अपनी राजनीति दिखाई पड़ती है। फर्क कितना है? हम वो लोग हैं जो हमेशा आपने यही बोला है, ये 45 दिन में हमने बहुत बार ये डिबेट किया अनुराग जी, और आप आए हैं और आपने यही पॉइंट उठाया है, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी एक किताब ला रही है और एक फिल्म बना रही है, तो ये फिल्म किस चीज पे बन रही है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी को आपने देखा होगा कि जब हमने कुंभ किया था 2013 में तो महाकुंभ हुआ था, कामयाब हुआ, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और उसको अवार्ड दिया। तो जब उसको अवार्ड दिया तो ये समाजवादियों की किताब है, आप उसको देख सकते हैं, कहो तो मैं आपको ही भेज दूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किताब का इंतजार क्यों कर रहे हैं जब किताब ऑलरेडी है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ने लिखा है ये। अब हार्वर्ड का मतलब नहीं समझते तो मैं बता नहीं सकता, पूछो मतलब समझ रहे हैं? मलूक जी के टिप्पणी के पहले अनुराग जी बहुत इंटरेस्टिंग बात सब करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इंडोर्समेंट का इतनी मारामारी क्यों भाई? लालू जी जब रेल मंत्री थे तो वो भी एक इंडोर्समेंट लेकर के आए थे कि रेल की व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था बनाने के बाद एकदम मैसिव व्यवस्था बनाई, चकाचक काया पलट कर दिया। AC3 में जो एक बीच में साइड वाले में आया था वो तो कमाल का क्रांतिकारी कदम है। तो मेरा निवेदन ये होगा कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मतलब उसको ना लिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम बार बार एक स्टैम्पीड की दुखद घटना का जिक्र कर चुके हैं। अनुराग जी हर प्रोग्राम में लगभग ये बात कहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा याद दिला दूं। जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय मेला के प्रबंधक जो थे वो आजम खान साहब थे, प्रभारी प्रबंधक जो थे आजम खान साहब थे। आजम खान साहब का इस्तीफा नहीं हुआ था, टू बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। जी जी, चलिए मलूक नागर जी। यहाँ हो गया। हाँ, अनुराग भदौरिया और मलूक नागर को स्क्रीन पे लाया जाए। नहीं, आप ही लोग देखिए, शायद जवाब इनसे ये पूछिए
कि जो किस बात का इस्तीफा मांगते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई तो रेल मंत्री की जिम्मेदारी थी। यहाँ तो भगदड़ मेला में हुई है, तो मेला में जब भगदड़ हुई है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, तो इस्तीफा यहाँ मांगा जाएगा कि वहां मांगा जाएगा? वहां रेल मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए था। वो क्या वो हमारे अंडर में तो आता नहीं है। यहाँ तो रेलवे में भी, यहाँ रेलवे में भी भगदड़ हुई, रेलवे स्टेशन पे भी भगदड़ हुई, मौतें हुई, और मेला में भी भगदड़ हुई। उस समय रेलवे स्टेशन में जब मौतें हुई तो हमने कहा रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और जब मेला में भगदड़ हुई तो हमने कहा वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो क्या गलत मैंने बोला? वहाँ पे इस्तीफा, हमारे यहाँ तो मेला में भगदड़ ही नहीं हुई। सही कहा आप बताइए, मेला में भगदड़ हुई थी क्या? सही कहा आपने अनुराग जी, वो घटना हमने गलत क्या प्रयागराज स्टेशन पे हुई थी। और उस समय उस समय आप सरकार के सहयोगी थे, आपके बूते सरकार चल रही थी, यूपीए सरकार। अनपढ़ की तरह अरे सर, यूपीए सरकार आपके बूते चल रही थी, रेलवे स्टेशन आपने पर्ची दी थी यूपीए सरकार को। अनुराग जी आपसे कह रहा, रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय के अंदर आता है। अनुराग जी, वो सरकार आपकी पर्ची पे चल रही थी, यूपीए सरकार आपकी पर्ची पे चल रही थी। कैसी बातें करते हो? रेल मंत्रालय, रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय के अंदर आता है, तो पढ़ लिख के बैठे आप, ऐसे वैसे चैनल पे नहीं बैठे आप। बात उन्होंने नहीं बोला, वो चुपचाप से सुन रहे हैं सबकी बातें। अब उनका टाइम है, अब आप लोग दोनों आपस में बात करेंगे। जी मलूक नागर जी। हाँ मारिया जी, एक तो पक्की बात है, जब मैं बोलूंगा तो भदौरिया साहब पे जवाब नहीं होगा, कांग्रेस वालों पे जवाब नहीं होगा, बीच में मेरे कूदेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे बीच में ना कूदें। हार्वर्ड बीजेपी के साथ और हार्वर्ड की सुनो, अब देखो ये बीच में आ गए, इन्हें पता है, मैं इन पे झिलूंगा नहीं। देखिए अनुराग भाई जरा बात तो सुनिए, इन्होंने जो अच्छा मारिया जी, इन्होंने जो नहीं बात सुनिए, उसके बाद आप फिर बोलिएगा। बात सुनिए बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अच्छा, राज्यसभा किसने दी थी? बात तो सुन लीजिए, आप पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल करके क्या फायदा? वो तो टॉपिक नहीं है मेरे शो का। हम देंगे और चुनाव लड़ने बीजेपी के साथ चले जाएंगे, और फिर कहेंगे हम बोलेंगे तो बोलना नहीं। चलिए बोलेंगे, याद दिलाएंगे जनता को, याद दिलाएंगे कि हम जनता को याद दिलाएंगे कि हम वो लोग हैं जो सम्मान करते हैं सहयोगी दल का। सहयोगी दल का सम्मान होने नाते हमने आपको राज्यसभा दी, और आपने हमसे राज्यसभा ली, और चुनाव लड़ने के समय जब मलाई खाने का समय आया तो बीजेपी के साथ चले गए। संघर्ष के साथ रहने की आदत नहीं है। हम लोग संघर्षशील लोग हैं, जनता के साथ रहते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं। वो पार्टी जिस समय किसानों पे लाठियां बरसाई, वो पार्टी जिनकी वजह से किसानों की मौतें हुई, आप उस पार्टी के साथ चले गए। जिस पार्टी ने किसानों के लिए काला कानून पास किया, आप शांति से सुनेंगे उनकी बात। नहीं क्यों सुनेंगे भाई? किसानों पे लाठी बरसाने वाली पार्टी की बात क्यों सुनूंगा मैं शांति से? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे लाठियां बरसाई, और ये उस भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए, और आप कह रहे शांति से सुनिए। वो किसान जिससे किसानों की मौतें हो गई, किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा, धूप में बैठा, कड़ाके की सर्दी में बैठा, बारिश में बैठा रहा, किसान लगातार धरने पे बैठा रहा, और किसानों के हक के लिए हम लोग लड़ते रहे, और उसके बाद चले गए भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठ गए। किसानों के बारे में डिस्कशन में डेकोरम होता है, आप डेकोरम तोड़ रहे हैं। अब आप डेकोरम तोड़ रहे हैं, आप हमेशा डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप प्लीज उनकी बात सुनिए, फिर हम आपके पास आएंगे। चलिए मलूक नागर। जहां तक इन्होंने बात करी राज्यसभा बनाने की, ये बात सच है, पर हमने भी इनके 40 एमएलए जितवाए थे, हम साथ लड़े थे। मुझे नहीं पता भदौरिया साहब को आईवी लीग, जिसमें वर्ल्ड की 7 यूनिवर्सिटी आती हैं, इनके परिवार में कोई वहां का पढ़ा लिखा है कि नहीं है? मेरे बड़े बेटे ने आईवी लीग से रिसर्चर पास आउट है, और छोटा बेटा कोलंबिया से आईवी लीग से, हार्वर्ड के इक्विवेलेंट से अभी मास्टर्स कर रहा है। तो भदौरिया साहब हम जानते हैं, जरा सुन लो प्लीज। भदौरिया साहब की पार्टी कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन बना, उस दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ के खिलाफ थे। उन्होंने बोला महाकुंभ में गोता लगाए से, डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा? तो भदौरिया साहब की पार्टी की और कांग्रेस की सांप छछुंदर की बात हो रही है। ये साथ रहते हैं तो मरे, अलग जाते हैं तो मरे। इन पे विचारों पे मैं झिलता नहीं हूँ, इसलिए बीच में कूद के आना इनकी मजबूरी है। कांग्रेस के लोगों के अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए डिस्कशन तो अब आप लोग के दोनों के बीच में बहुत जरूरी होता है, इसलिए और सबसे मजेदार भी होता है, इसीलिए नहीं सुनिए। लोकसभा का चुनाव हुआ, 65 करोड़ वोट भागी लोगों ने, और कुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोग आए, और इसको ये झेल नहीं पा रहे।
ममता जी के साथ हैं, खिलाफ हैं, वो मृत्यु कुंभ कहती हैं। कांग्रेस के साथ हैं, खिलाफ है, इन्होंने 6 MP जितवाए। अरे भाई, आपके नेता कह रहे हैं छोटी मोटी घटना, 30 के मौत को सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। आपके नेता छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। तुम कांग्रेस को कंफ्यूज ये की कह रहे थे थी कि वहाँ पे जो 29 लोगों की मौत हुई है मोक्ष को प्राप्त हो गए। राष्ट्र की पत्नी कहता था महाबली मोक्ष को प्राप्त होना, देख के कंफ्यूज जिसके हो घर गए। में किसी व्यक्ति की मौत होती है उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। मत बनो, एक बार बार व्यक्ति, एक मत सनातनी बनो। की मौत मतलब कितनी बड़ी बात होती है। कि तो प्लीज बोलने दो। हम सवाल मौत पे उठाते हैं, हम सवाल आपकी व्यवस्था पे उठाते हैं। कुंभ पे कभी सवाल नहीं उठाया। कुंभ तो हमारा आस्था का विषय है, लेकिन जिन लोगों की मौत है उसका सवाल है, आपकी व्यवस्था का सवाल है। आपकी वीआईपी कल्चर जो आपने वहाँ पैदा किया, भौं भौं करके गाड़ियां जा रही थी। सनातन में कोई वीआईपी नहीं होता, सनातन में वीआईपी का कोई मतलब नहीं है, सब सनातनी है। जिनके पास गाड़ी है वो भी सनातनी, जिसके पास गाड़ी तो तुम्हारी हालत भी कांग्रेस सनातनी, हो जो जाएगी। गरीब है वो भी सनातनी है, जो अमीर है वो भी सनातनी है। लेकिन आपने तो कुंभ में महाकुंभ में अमीर गरीब वीआईपी पता नहीं कितने वर्गों में बांट दिया। अरे भैया हम सब सनातनी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कुछ है, सनातनी है। और सनातनियों को गंगा माँ अपनी कुर्सी में बैठाती है, आपके स्नान करते हैं, गंगा माँ आशीर्वाद देती है। तो गंगा माँ नहीं देखती है हम आशीर्वाद देते समय वो कौन गाड़ी से आया है, कौन पैदल आया है, कौन ऑटो से आया है, आपकी हालत साफ सचुंदर की है। हमारे राजे चल के क्या चढ़ावा चढ़ा रहा है। गंगा माँ ये देखती है कौन श्रद्धा से आया है, लेकिन जो श्रद्धा से नहीं आता है, जो राजनीतिक भाव से डुबकी लगाता है, चलिए अब आप लोग देखिए आप लोग एक दूसरे से ऐसी बहस कर रहे हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा विजय शर्मा जी। मैंने अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया कि व्यवस्था पे सवाल उठाना, शर्मा जी व्यवस्था पे नहीं, रुक जाइए अनुराग भाई। व्यवस्था पे सवाल उठाना, सनातन पे सवाल उठाना नहीं है, तो भाजपा वो रुख क्यों दे रही है पूरे डिस्कशन का? वो इसलिए देती है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जवाब तो सुन लीजिए। व्यवस्था पे सवाल उठाना चाहिए। इन्होंने डुबकी लगाई, अखिलेश जी भी गए थे डुबकी लगाने। व्यवस्था पे नहीं उठाते हैं ये। व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। अखिलेश जी तो व्यवस्था पे गंगा माँ हमेशा ये देखती है कौन श्रद्धा से आया है। गंगा अगर उनको कोई दिक्कत हुई तो उन्होंने क्यों नहीं डाला? उसके बाद में कहते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंची। ये क्या बात है भाई? आप लाशों की गिनती करवाना चाहते हो? अरे व्यवस्था की बात बताइए। आपके प्रदेश में अगर अखिलेश जी इतनी बड़ी पार्टी है वहां पे उत्तर प्रदेश में, आप अपने वॉलंटियर लगाते वहां पे इंतजाम बताते सरकार को किसी तरह की कोई जो भी आपको सुझाव थे वो सुझाव देते। फिर भी हमारे वॉलंटियर लगे हैं, वहाँ दूध बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, और किसी जो इस व्यक्ति को दिक्कत है उसको रहने की व्यवस्था करवाई, ये पार्टी की व्यवस्था करवाई। चाशनी में डूब चुकी है, इसलिए जनता इनको बार बार नकारती है। अभी आपने देखा घोषितों पे इलेक्शन हुए थे, 7 हम जीते 2 ही हारे। अभी एक मिनपुर में किस तरह से ये रोए, फिर भी हम जीत गए। इससे पहले भी आपने देखा होगा पानी सप्लाई किया, ये जनता देख रही है, पैकेट सप्लाई किए समाजवादियों ने, तो वहाँ प्रदेश की भी और देश की भी जनता देख रही है। जनता के चाहता हूँ करोड़ों आंखें करोड़ों कान है। जोड़ दिया जिस तरह से वहाँ लोगों को रोजगार मिला है, आपने वीआईपीओ की सेवा की, वो भी आप देख लीजिए। और आपने किस तरह से बात कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, आपने इस्तीफा दिलवाया क्या? वह भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे, सेवा कर रहे थे। जब आपने रेल मंत्री से लिया क्या इस्तीफा? कैसी बातें करते हो? आपने आजम खान को जो सबसे बड़ा हिंदू विरोधी था, सनातन विरोधी था, उसको इंचार्ज बना दिया है, जिसने सबसे ज्यादा दंगे कराए प्रदेश में अखिलेश जी के साथ मिलकर। उस इंसान को तुमने इंचार्ज बनाया था, तो आप इस पे बात नहीं करोगे? प्रयागराज में कितना विकास हुआ, कितना गरीबों को पैसा मिला, वो नहीं बात करोगे? 3 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने मयंक जी सवाल उठाया है खास करके अखिलेश यादव पर, मैं अभी आईपी सिंह जी का प्रोफाइल देख रही थी, उनको डिसमिस कर देना मुझे नहीं लगता है सही स्ट्रैटेजी होगी, ये बोलते हुए कि उनका पर्सनल व्यू है। वो मंत्री भी रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम आजमगढ़ लिखा हुआ है उन्होंने अपने प्रोफाइल में। तो शायद वो लार्जर सेंटिमेंट हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 1.5 साल में, बहुत अहम चुनाव है। हाँ, बहुत अहम चुनाव है। और कांग्रेस और जैसा उन्होंने कहा, संजय जी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन ये दूरी जो है मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली स्थिति में नहीं है अभी ये बयानबाजी के स्तर पे है।
और दोनों की मजबूरी है, कांग्रेस की भी मजबूरी है और समाजवादी पार्टी की भी मजबूरी है, ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ें। और पिछले बार के पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट था और अखिलेश को उसमें फ़ायदा हुआ था। अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जो था अभी तक हाईएस्ट एवर था, 2022 के चुनाव में हाईएस्ट एवर था, और वो बाइपोलरिटी से समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिला। तो वो समाजवादी पार्टी के हित में भी है और कांग्रेस ऑब्वियसली नॉन एंटिटी है वहाँ, तो कुछ भी अगर कांग्रेस को हासिल होता है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही होगा। तो दोनों की मजबूरी है, दोनों साथ ही रहेंगे। बयानबाजी वो बार्गेनिंग चिप हो सकता है, नहीं, लेकिन अभी बार्गेनिंग अभी से क्यों शुरू हो जाएगी? अभी रन अप टू ये बयानबाजी होता रहेगा। अभी तो कुंभ के बाद ये है क्या कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू, क्रेडिट लेने की बात। लेकिन फैक्ट तो ये हो गया ना कि महाकुंभ ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं सनातन धर्म के या फिर हिंदुत्व के। हाँ, तो अब ये इस क्रेडिट में कि हम एंटी हिंदू न दिखे जाएं, इसीलिए बयानबाजी हो रही है। हाँ। ये एक्चुअली देखिए, ये जो फिगर्स है ना, या जितना उत्साह लोगों में था, मतलब घटना दुखद घटने के बाद भी, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट की बात थी उसमें जो रिसर्जेंस हुआ, उस भाव में जो रिसर्जेंस हुआ है, हर तबके के लोग गए हैं। और मतलब मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जो बहुत मतलब मुश्किल हालात में गए हैं, वहां पहुंचे हैं रिक्शे में, ठेले में, टेम्पो में, बाइक में जा करके स्नान किया और स्नान करके वापस फिर लंबी अपने घर वापसी की यात्रा पे निकले। जो तमाम प्रोटोकॉल करके गए होंगे उनकी बात अलग है, वो हो सकता है, वैसे भी कुछ लोग हैं। लेकिन इसका जो मूल भाव है कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई है, वो एक क्रिएशन है बीजेपी का 10 साल का रूल का, कि जहां पहले आप कहते थे कि नहीं हम एथिस्ट हैं, हम उस चीज़ को नहीं मानते। अखिलेश यादव का भी पहले का एक बयान है कि वो मतलब धार्मिक चीज़ों को नहीं मानते हैं, अब सनातनी वो मानने लगे हैं, या अभी जितना स्ट्रांगली अनुराग भदौरिया सनातनी प्रूव करने पे लगे हुए हैं। एक सिचुएशन वो आ गई है कि आपको हिंदू को या हिंदू सेंटिमेंट को इग्नोर करते हुए नहीं दिखना चाहिए। इशू ये है कि पॉलिटिक्स जो है, ये परसेप्शन जो है, अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मतलब उत्तरोत्तर उस दिशा में अग्रसर हैं, जैसे मान लीजिए कि संभल की घटना पे इतना सारा विवाद है, लेकिन योगी एक कंस्टिट्यूएंसी को लगातार एड्रेस किए जा रहे हैं। यह महाकुंभ जो है, बीजेपी इसको शोकेस करना चाहती थी सारी दुनिया को, मतलब सेंटर और यूपी सरकार, कि देखिए हम इस तरह का मैग्नीट्यूड का कोई इवेंट इस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, और उसमें आस्था का भी भाव है और साथ में दूसरा प्रबंधन स्किल भी बताने का एक भाव है। उस भाव को आप कैसे काउंटर करते हैं? लोग जो ले करके गांव-गांव घर-घर गए हैं, 2 साल में हो सकता है वो डिसिपेट कर जाए, हो सकता है उससे आगे बढ़ जाए। ये एक सिचुएशन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस से भी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में है। वो सब है, लेकिन पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन कैसा होता है? जैसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा ग्रैंड आयोजन हुआ था, ये बहुत बड़े स्केल पे अयोध्या पर, और उसके बाद से कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, बहुत सारे लोगों ने कहा था ये गेम सेट एंड मैच है, खत्म है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। उसी तरह से बड़ा आयोजन अब, जैसे मेरा मानना है कि अब पॉलिटिक्स ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो गया है, आइडेंटिटी थोड़ा सा बैक सीट पे चला गया है। तो नहीं, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स की अगर जैसे बात करें मयंक जी आप, तो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में भी तो एडवांटेज योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था की, लोग गए वहां पर दर्शन किए, वहां पर डुबकी लगाई और वापस आए हैं। तो वो देख रहे हैं ना हम, लोकसभा इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है वो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का ही, बीजेपी का हिंदुत्व प्लस वाला जो एक्चुअली है, वो थोड़ा सा उसमें फर्क है कि देखिए वो ढाहने का जो पीरियड था ना, उसके बाद यूपी में सरकार हार गई थी भाजपा, मंदिर बनने का भी वो नहीं हुआ था। मत भूलिए कि 2027 में एक नासिक में भी कुंभ आ रहा है। चलिए एक बार फिर से अब विजय शर्मा जी के पास चलेंगे। विजय शर्मा जी। भदौरिया साहब चालू हो जाओ। नहीं, मुझे विजय शर्मा जी बोलने नहीं देंगे तो मैं तो बोलूंगा ही ना। मेरे नहीं, लेकिन सवाल विजय शर्मा जी को था। नहीं, मेरे बीच में बोल रहे थे अभी विजय जी, तो मैं तो बोलूंगा ही। विजय शर्मा मेरे बीच में बोलेंगे तो उनको तो नहीं, पहले विजय नहीं, वो मेरे बीच में बोल रहे थे, नहीं मैं बोलूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। मेरे बीच में बोलेंगे और मैं बोले दूंगा। मैं सब आप लोग सबके पास आऊंगी, पहले विजय शर्मा जी। हाँ, तो इनसे पूछेगा कि मेरे बीच में ना बोले। देखिए मारिया जी, जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में आई और यूपी में आई, आपने देखा होगा किस तरह से 21 जून को योगा डे के रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है।
किस तरह से हमने केदारनाथ मंदिर का वो कराया है, जीर्णोद्धार कराया है, किस तरह से काशी कॉरिडोर बनाया है, किस तरह से उज्जैन में बनाया है, किस तरह से अब ये हुआ है। तो हमारे उसमें पुरातन और जो सनातन है, इसका मेल और विकास तीनों, क्योंकि हमारी जो संस्कृति वो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। भदौरिया जी को ये समझ में ही नहीं आ रहा। ये इनको तो समझ में, विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को मैं एक इनको नसीहत देना चाहता हूं कि आपको जनता बार बार ठुकरा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप मोदी विरोध में सनातन विरोध पे उतर आए हो, तो ये आप छोड़ दीजिए। राम भक्तों पे आप गोली चलवाते हो, आप किस तरह से। और फिर अब मैं क्या कहूँ, वो मुलायम जी नहीं रहे, वो कहते हैं कि मुझे और गोली चलवानी पड़ती तो मैं चलाता। अरे ये कौन सी आज ये सनातन की बातें कर रहे हैं, आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। भदौरिया जी, आपके नेताजी नाराज हो जाएंगे, आपकी कुर्सी चली जाएगी प्रवक्ता की। आप ऐसे पूछ लीजिए अखिलेश जी से कि मुझे क्या बोलना है। तो आप जो ये लीक से हटके बोले हो ना, ये गलत बोल गए शायद। मुझे लगता है आज आपकी क्लास लगेगी वहां पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रयागराज में भी किस तरह से विकास के काम हुए। 7500 करोड़ के आपने 14 नए फ्लाईओवर बनाए, 6 अंडरपास बनाए, 200 से अधिक चौड़ी सड़कें बनाई हमने, रेलवे स्टेशन का विस्तार किया हमने, वहां एयरपोर्ट का विस्तार किया हमने, और 100 से 150 किलोमीटर तक जितने शहर कस्बे गांव थे उनको व्यापार मिला। भदौरिया जी, आपने देखा होगा किस तरह से लोगों में उत्साह था, देश के सारे राज्यों से लोग आए। तो आपको सीख ले लीजिए। आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि लाशें गिनना। आपको जब भी मैं देखता हूँ आप लाशें बताइए, मौतों की गिनती करते हो। अरे भाई कुछ एक बार कस्बों का नाम बता दो। अरे कस्बा आप छोड़िए, आप प्रवक्ता देश के हैं, कस्बे का नाम बता दो। आप क्यों विषांतर करते हो? आपका काम ही विषांतर करना है। मल्लुक नागर जी करना है। चलिए मल्लुक नागर जी कस्बों का नाम बताएंगे। मैं बोल लूं। नहीं, पहले जो आपने सवाल पूछा है, देखिए वो नहीं, वो अलायंस पार्टनर है। अगर भाजपा नहीं बता पा रही है तो मल्लुक नागर जी बताएंगे कस्बों के नाम। बेइज्जती करती है मध्य प्रदेश में, कहती है क्या अखिलेश हरियाणा में आपको एक सीट नहीं दी उन्होंने, उसके बाद में फिर आप कांग्रेस के पीछे लग्गू बन जाते हो। कराइए, फिर ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मेरा समय मल्लुक नागर जी, नहीं देखिए, देखो झूठ बोलने के तरीका कैसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये सब जो विकास हुआ है ये 2017 के बाद हुआ। अरे भैया, सनातन पहले भी था, सनातन हमेशा से है, सनातन महान है। आपको पता ही नहीं सनातन का मतलब क्या है? सनातन मतलब होता है दूसरे धर्म का भी सम्मान करना, सत्य बोलना, एक साथ मिलकर रहना। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, कस्बे का नाम नहीं बता पा रहे हो, गांव का नाम नहीं बता पा रहे हो, और विकास कर दिया आपने। कहाँ विकास कर दिया? अपने मन के अंदर सपनों में विकास करते हो। नफरत का विकास किया है आपने विकास किया है नफरत का, आपने विकास किया है बेरोजगारी का, आपने विकास किया है महंगाई का, आपने विकास किया किसानों की आत्महत्याओं का, आपने विकास किया लोगों में एक दूसरे की दूरी बढ़ाने का। ये आपका विकास है, ये आपकी सरकार का वो था, एजेंडा था। आपको आप क्या बोलेंगे? आए भाई साहब बोल रहे हो, पढ़ के किताब लाए, पढ़ के बोल रहे हो 150 कौन सी 150 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अरे भैया बताइए, कितने मीटर है? बताइए, आप बताइए, कितने मीटर है? आपको यही नहीं पता 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? तो 150 किलोमीटर, गाँव का नाम नहीं पता। मैं बता दूं, आप बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आपने सवाल बताइए, मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं क्या? जौनपुर बताइए, आप मुझे बताइए। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आप बताइए मुझे, क्या बात करते हो? 1 एकड़ में कितने? 1 एकड़ में कितने बता दीजिए आप। अरे बताइए ना, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने? चलिए आप लोगों ने बताइए, आप शहर क्या बातें करते हो? अच्छा बताइए, जो प्रयागराज शहर है, जो कुंभ मेला लगा था उसकी दूरी कितनी थी? उसकी दूरी कितनी थी? जो कुंभ मेला लगा, मैं किसान का बेटा हूँ, उसकी दूरी बता दीजिए। मैं किलोमीटर की भी दूरी जानता हूँ, मैं सारी जानता हूँ, मैं प्रयागराज भी जानता हूँ, मैं सारे जानता हूँ। अनुराग जी, विशांतर मत कीजिए, जवाब दीजिए मेरी बातों का। अरे बात वहाँ जवाब दीजिए ना, मैं आपके जवाब, आप तो ले जा रहे हो। अरे पढ़ने के आए करो, मैं नहीं जाने वाला। विशांतर मत कीजिए, जवाब दीजिए आप। जिनको कस्बे का नहीं मालूम है, गांव का नहीं मालूम है, जिले का नहीं मालूम है, वो कहानी बता रहे, ज्ञान देने चले आए। कुंभ पे बात कीजिए अनुराग जी, प्रयागराज आइए ना, कुंभ पे बात कीजिए ना, बारे में बता रहे। अरे महाकुंभ बीजेपी का नहीं है, महाकुंभ सनातनियों का है, हिंदुओं का है, और सनातनी हिंदू श्रद्धा से जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। हम लोग बचपन से जब महाकुंभ हुआ तब गए हैं। आपको तो आज पता चला है, हम तो बचपन से जा रहे हैं भाई, इसलिए कुछ पढ़ो लिखो। चलिए इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं।
विकास है आपका। एक बे अरे आप विकास कर रहे हो, नफरत का विकास करके कर रहे हो। आज का मुकाबला सियासी मुकाबले की जगह गणित का मुकाबला हो गया, तो इसलिए अनुराग भदौरिया और विजय शर्मा जी और मलुक नागर जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें गणित सिखाने की कोशिश भी की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, महाकुंभ की जबरदस्त कामयाबी ने किसको परेशान कर दिया है? क्या सनातन विरोधी होने के आरोपों ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है? महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताकर क्या भाजपा ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है? क्या महाकुंभ ने योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर साबित कर दिया है? बात यहीं तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।